नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी प्रीवियस पेपर। हमारे हिंदी प्रीवियस पेपर और उत्तराखंड प्रीवियस पेपर की एक सीरीज चलाई जा रही है। जितने भी हमारे पिछले वर्षों में उत्तराखंड और हिंदी में हमारे क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम अपना पूरी डिटेल में करते हैं। और हिंदी में हमारा ये फोकस होता है जो हमारा साहित्य और जो नए जोड़े गए टॉपिक है उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने कंप्लीट कराए जाए। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, समय नहीं है किसकी महत्वपूर्ण रचना है। ये क्वेश्चन जो हमारे कवि है उनसे कई बार पूछे जाते हैं, कभी कभी दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को, अपने नंबर काउंट करना कितने नंबर बनते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा पहला, समय नहीं है किसकी महत्वपूर्ण रचना है। जो रचना दी गई है ये रचना का क्या नाम है तो बताना। समय नहीं है किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ये ऑप्शन दिए गए गोरापंत शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, शेखर जोशी और उसके बाद मंगलेश डबराल जी। तो किसकी रचना है ये बताना, मंगलेश डबराल जी की ये रचना है। इनके बारे में जो आपको जानकारी याद रखनी, बिल्कुल शून्य से शिखर तक बात कर लेते हैं। इनके जन्म कब हुआ था इनका, 1948 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर, टिहरी। तो इनका संबंध कहां से, टिहरी से। जबकि इनकी मृत्यु कब होती है तो बताना, 2020 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मंगलेश डबराल जी के बारे में। और जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इनका यात्रा वृतांत। तो यात्रा वृतांत महत्वपूर्ण है, नाम है उसका एक बार आयोबा, आ यो और बा। ये इनका यात्रा वृतांत है, हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ आते हैं क्योंकि गद्य से संबंधित है, पूछे जाते हैं इनके गद्य साहित्य। तो बताना इनके जो गद्य साहित्य थे, लेखक की रोटी, लेखक की रोटी और अन्य चीज, कवि का अकेलापन, कवि का अकेलापन। तो ये इनके क्या है बताना, इनके गद्य संग्रह थे। ठीक है, जबकि यात्रा वृतांत एक बार आयोगा। अब बात कर लेते हैं मंगलेश डबराल की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जो हमारे एग्जाम में कई बार आती रहती है। तो याद रखना इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। उसके बाद नेक्स्ट घर का रास्ता, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं। उसके बाद आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना, कवि ने कहा, कवि ने कहा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है पिता का चश्मा, पिता का चश्मा। तो इस तरह से इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं होती है। इससे अलग जो आपको याद रखना है इनके बारे में कि इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है। पुरस्कार का क्या नाम है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब दिया गया, तो 2000 में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते हैं कौन सी रचना के लिए दिया गया था तो बताना, हम जो देखते हैं के लिए, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार भी दिया जा चुका है। महत्वपूर्ण रचना है मंगलेश डबराल जी के, महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे कंपटीशन एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमारा, और ये हमारी बोली पूछी गई है। क्या पूछा गया है, बदाली बोली प्रचलित है, अर्थात किस क्षेत्र में बोली जाती है। जो दिया गया है पिंडार क्षेत्र, बिनसर क्षेत्र, पौड़ी क्षेत्र या रुद्रप्रयाग, किस में बोली जाती है। तो कई बार ये रिपीट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में बोली जाती है, पिंडार क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया, 3 में क्या दिया गया है, इसमें पूछा गया है किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया दी गई है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या क्रिया होती है तो बताना, वो क्रियाएं जब हम स्वयं कार्य ना कर कर किसी दूसरे से कार्य करवाएं, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात स्वयं कार्य ना कर कर किसी अन्य से करवाएं, उसे क्या कहते हैं,
प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखते कौन से ऑप्शन में दी गई है। जो दिया गया है, अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, अध्यापक ने स्वयं कार्य नहीं किया, इसके द्वारा कराया, छात्र द्वारा करवाया गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बी में जो दिया गया है, उसने पढ़कर भोजन किया। बिल्कुल नहीं है, अलग अलग है, तो किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, वो क्रिया होती है जब कर्ता स्वयं ना कर किसी अन्य से करवाए, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, अतिरिक्त व्यंजन का चयन कीजिए। जो हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं जिन्हें हम अपना अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन दे दिए गए हमारा, जो लिखा गया ओम, उसके बाद अडंगा, इसे अडंगा बोलते हैं, याद रखना, ये री है, और डे और डे। तो कौन से होंगे हमारे, क्या बोले जाते हैं, जिसे हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया गया है, इसे क्या बोलते हैं हम, ए में जो दिया गया हमारा, इसे तो हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, प्लुप्त स्वर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम प्लुप्त स्वर को पवित्र स्वर भी कहते हैं, और अन्य नाम क्या होता है इसका, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुप्त स्वर या आपका त्रिमात्रिक, पवित्र स्वर, सब एक ही मिलते जुलते हैं, याद रखना। इनका जो प्रयोग किया जाता है नाटक और संवादों में किया जाता है, किसी को पुकारने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं जो बी में दिया गया है, ये हमारा कंठ में आता है, सही है, और कै वर्ग में आता है, जिसे हम अडंगा बोलते हैं, जो हमारा नासिकीय होता है। री जो हमारा दिया गया है, ये हमारा एक स्वर है, जबकि क्वेश्चन में व्यंजन पूछा है तो स्वर तो बनना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, सही है। अतिरिक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो डे और डे होते हैं। इनके अन्य और नाम भी है जो आपको याद रखने हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं, तो बताना, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। अभी यही काम नहीं चलेगा, इनके और नाम भी आते हैं, आपको याद रखना। इन्हें यही क्या बोलते हैं, ताड़न जात बोलते हैं। ताड़न जात व्यंजन भी नहीं बोला जाता है। अन्य नाम भी है इनके, जैसे याद रखना, संकर वर्ण, संकर शब्द नहीं है, वर्ण बोला है, याद रखना, संकर वर्ण बोलते हैं। और बोलते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में अलग पूछा, अतिरिक्त व्यंजन, ये भी इन्हीं के नाम है, सही है। ये जो दोनों बने हुए हैं, द्विगुण है, और दो गुण इसमें किस किस भाषा के होते हैं, तो याद रखना, एक हमारा हिंदी का होता है, क्योंकि ये जो हमारा शब्द बनाया है ये हिंदी का है। जबकि जब इसके नीचे हमने ताड़न जात लगा दिया, तो ये जो ताड़न जात लगाया है, ये ताड़न जात कौन सी भाषा का होता है, तो ये फारसी का होता है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, अर्थात हिंदी और फारसी के दो गुण। ठीक है, याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन है, देखो बस नाम पूछ लिया, अतिरिक्त व्यंजन कौन से, तो बताना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हमारे अतिरिक्त व्यंजन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पूछा गया है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। ईश्वर करे आपका जीवन सुखमय हो, इसमें हमारे किस वाक्य का प्रयोग किया गया है। आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, आपने अगर पहले कर रखे होंगे तो आप कर दोगे। क्वेश्चन जो पूछा गया हमारा किस आधार पर पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा गया अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। किस आधार पर, याद रखना, क्वेश्चन है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, तो बताना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमारे 8 होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। देखो 4 तो हमारे ऑप्शन में दे दिए गए हैं। पहले वो दे दिया संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, और उसके बाद विधिवाचक या विधानवाचक भी से ही हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, विधानवाचक। तो 4 तो हमारे ये हो गए कंप्लीट। उसके बाद जो आपको 5वां याद रखना, एक होता हमारा निषेधवाचक, जो हमारा निगेटिव होता है। उसके बाद एक होता हमारा प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछने का कार्य किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होता हमारा विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, ठीक है। और क्या बचा हमारा, एक होता हमारा आज्ञावाचक, सही है। तो याद रखना,
अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पूछे गए हैं, कितने होते हैं बताना, 8 होते हैं। और क्वेश्चन जो पूछा गया है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो ये क्या है, ये जो किया गया है ये तो हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा इच्छावाचक हो जाएगा। सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या दिया गया है, झूठ मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य पूछा ये। अब देखो यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी और सी में से ही होना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जब कभी भी आप हिंदी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हिंदी, हिंदी से अलग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी या कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी से अलग पढ़ रहे हो तो नकारात्मक और निषेधात्मक को एक माना जाता है, लेकिन हिंदी में ये दोनों अलग अलग है। अब पहचान कैसे होगी, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन बना है नहीं से, जैसे यह होता झूठ लिखा लिखा झूठ मत बोलो, अगर होता झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो जाता नहीं, तो हो जाता हमारा नकारात्मक। लेकिन यहां दिया गया है मत का प्रयोग किया गया है, मत भी नकारात्मक में ही आता है, और ये क्या होता है हमारा निषेधात्मक होता है। तो आंसर जो बनेगा हमारा सी बनेगा। अगर क्वेश्चन नहीं सा होता तो हमारा बी बन जाता। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। और ये जो होते हैं, जब हम पढ़ते हैं निपात, निपात जो वाक्य में बल देने का कार्य करते हैं, कितने होते हैं, 9, उस समय ये आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि निपात में नकारात्मक और निषेधात्मक दो अलग अलग निपात होते हैं। आगे चल के जब कभी निपात से क्वेश्चन आएगा तब अपने ये चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर याद रखना, नहीं और मत का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और इसमें क्या पूछा गया है, ये हमारा लोकोक्ति से क्वेश्चन है। क्या लोकोक्ति है, जैसे नागराज वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना। लोकोक्ति अर्थात लोगों की उक्ति, किस भाषा का शब्द है ये हमारा, तो लोकोक्ति हमारा संस्कृत का शब्द है, ठीक है, याद रखना। लोकोक्ति होती क्या हमारी, तो बताना, लोकोक्ति हमारी पूर्ण वाक्य होती है, बिल्कुल पूरा वाक्य, जबकि मुहावरे हमारे वाक्य का अंश होते हैं। और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे लोकोक्ति अलग अलग होते हैं, क्योंकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और मुहावरा क्या होता है, एक वाक्य का अंश होता है। यहां पूछा गया है, आपको बताना है आंसर। पहला क्या दिया गया है, दो सज्जनों का समानता होना दिखा है, समानता होना। उसके बाद गुरु शिष्य में समानता होना, उसके बाद पिता पुत्र में समानता होना, दो दुष्टों में समानता होना। क्या हमारा आंसर होगा, समानता से संबंधित है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दो दुष्टों में जो अलग अलग निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें समानता होना क्या कहलाता है, जैसे नागराज वैसे ही सांपनाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है 8 में, क्या पूछ लिया गया है, इसमें पूछा गया है शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शेर का हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है, तो याद रखना है शेर के महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो दिया गया है देख लेते हैं, होता हमारा एक वनराज। क्या होता है, वनराज, वन का राजा शेर ही तो होता है। वनराज के बाद होता है मृगराज, और क्या बोलते हैं मृगपति, मृग से संबंधित है। उसके बाद होता है व्याघ्र, व्याघ्र के बाद होता है एक नाम इसका पंचमुख, पंचमुख किसका पर्यायवाची है, तो बताना शेर का है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है अगला पर्यायवाची होता है केसरी, केसरी के साथ मिला जुला शब्द होता है केहरी, केसरी और केहरी एक साथ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट महावीर होता है, बल तो होता ही है तो महावीर होता है। उसके बाद नाहार होता है। नेक्स्ट अन्य जो नाम है याद रखना, नखा युद्ध, क्योंकि युद्ध जो करता है नाखूनों से करता है तो नखा युद्ध होता है। उसके बाद पशुओं का राजा होता है तो पशु राज इसका नाम है, क्या है, पशुराज। उसके बाद एक लड़के का नाम होता है, याद रखना ललित, किसका पर्यायवाची है, तो शेर का पर्यायवाची होता है ललित। अन्य नाम याद रखना है शार्दुल, इसी का पर्यायवाची होता है। अन्य उर्वी होता है, उर्वी किसका है, तो बताना शेर का ही है, ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण हमारे पर्यायवाची होते हैं। अब जो दिया गया है
ऑप्शन नंबर बी भी सही है, केहरी दे दिया, केसरी भी दे दिया, मृगेंद्र भी हो दिया। कौन सा नहीं होता? किंकर नहीं होता, क्योंकि ये किसका होता है? ये नौकर का होता है, किंकर। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया गया नेक्स्ट। नो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या दिया गया है? किस समूह के सभी शब्द में प्रत्यय दिया गया है? प्रत्यय जो शब्दों के बाद में आते हैं, प्रत्यय से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। किस समूह में सभी प्रत्यय दिए गए हैं? कौन सा ऑप्शन होगा जो हमारा प्रत्यय से भरा हुआ होगा? एक ही क्वेश्चन में कितने सारे प्रत्यय पूछ लिए, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है आयोग का। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे सब रिपीट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। दयालु में लू प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है डिबिया, इसमें हमारा या प्रत्यय हो जाएगा। और उसके बाद अज्ञानी में आनी प्रत्यय हो जाएगा। सही है, तो तीनों में प्रत्यय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या होते हैं? तो दोनों ही हमारे शब्द का एक अंश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं। और दोनों ही क्या होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय अभिकारी होते हैं, दोनों ही हमारे अभिकारी होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, और ये पूछा गया है उपसर्ग से क्वेश्चन। उपसर्ग बताना है। कितने भेद होते हैं उपसर्ग के? 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा? संस्कृत के उपसर्ग। उसके बाद होते हैं हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद होते हैं हमारे उर्दू के उपसर्ग, जो अरबी फारसी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे उपसर्ग होते हैं शब्द का अंश होते हैं। पूछे जाए संस्कृत में कितने होते हैं तो बताना 22 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 13 होते हैं। जबकि उर्दू में कितने होते हैं? 19 होते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया हमारा अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा? अभी देख लेते हैं जो होगा। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं सभी में हमारा हलंत लगा होता, जैसे प्रति, उसके बाद प्र, नेक्स्ट दुर, निस, इस तरह के होते। अन्य में आएगा आपका अनु। हिंदी में जो होते हैं हमारे एक एक शब्द वाले होते, जैसे एक शब्द आया सिर्फ ए, फिर आएगा नी, फिर आएगा दू, नेक्स्ट सू, उसके बाद कु, नेक्स्ट में आएगा आपका अब, उसके बाद आएगा आपका अध। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अधोगति में क्या होगा? अधय होगा। जबकि बात कर लेते उर्दू में क्या क्या आते हैं हमारे? गैर, गैर हाजिर वाला। उसके बाद दर, ना, ला, हर, उसके बाद एन, अन्य में आ जाएगा बिल, खुश। तो ये महत्वपूर्ण उपसर्ग है जो हमारे चलते रहते हैं, याद रखना। बात कर लेते हैं जो हमारा दिया गया है 10, अधोगति में कौन सा हमारा उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अधय सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया हमारा 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है स्वावलंबी बनो अथवा पराक्षित रहो। कौन सा हमारा इसमें वाक्य होगा? क्वेश्चन पूछा गया है सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य से, अर्थात रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर पूछे जाते हैं वाक्य भेद कितने होते हैं? तो हमारे 3 होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। बात कर लेते हैं इनकी परिभाषा की। सरल वाक्य में क्या होती है? एक ही क्रिया होती है। क्रिया क्या होगी? एक होगी। कर्ता अनेक हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में जो इसकी परिभाषा होती है आपको याद रखना, इसमें हमारे 2 वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। 2 वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में क्या होते हैं? इसमें भी हमारे 2 वाक्य तो होते हैं, परंतु एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है? आश्रित होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, किसमें? मिश्रित वाक्य में। जबकि 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में,
जबकि एक क्रिया होती है सरल वाक्य में। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है उस आधार से आपको याद रखना। अब कुछ होते हैं पहचानने के लिए जो हमारे जोड़ने वाले शब्द होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो याद रखना संयुक्त वाक्य में क्या क्या आते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान के लिए इसमें आते हैं और के बाद आएगा तथा के बाद आएगा इसलिए। महत्वपूर्ण शब्द है, ये आपको याद रख लेना वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका लेकिन के बाद एवं या अथवा। ठीक है, क्वेश्चन में भी अथवा या है, इसी से हम पहचान कर सकते हैं अथवा। अन्य आएंगे जो आपको याद रखना है अतः है, उसके बाद पर आता है। नेक्स्ट शब्द आता है किंतु और किंतु के साथ आता है परंतु। तो ये शब्द आते हैं हमारे सब संयुक्त वाक्य में। ठीक है, तो अथवा जो शब्द है किसमें आता है हमारा संयुक्त वाक्य में। जब संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन आते हैं तो मिश्र वाक्य से भी आ जाते हैं। मिश्र वाक्य वाले भी आपको याद रखने कि मिश्र वाक्य में क्या क्या आते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे शब्द है, कुछ की शब्द होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, याद रखना। पहला आता है आपका की के बाद आता है दूसरा वह, उसके बाद आता है उसे, फिर आता है तो जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद आता है तक के बाद आता है तथापि के बाद आता है क्योंकि और सभी जय वाले शब्द हमारे जितने भी शब्द जैसे शुरू होते हैं, जैसे जब तब जितना उतना, तो जो भी जैसे शुरू होते हैं वो सब हमारे किसमें आते हैं मिश्र वाक्य में। एक चीज और जो आपको याद रखना है, यदि कभी ये जोड़ने वाले शब्द ना दिए जाए और आपको एक कोमा दे दिया जाए तो ये कोमा भी हमारा किसमें आता है, ये भी हमारा मिश्र वाक्य में आता है। ठीक है, मिश्रित वाक्य में आता है, लेकिन ये 100% नहीं है। ये जो आपको बताया ये सब ट्रिक है जो आप बताया आपको कोमा। लेकिन हाँ, अगर आप पहचान नहीं पाते हो, आप इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, उसे जो वाक्य दिया गया है संयुक्त वाक्य को नहीं पहचान पा रहे हो कि क्या दो स्वतंत्र है या जो हमारे मिश्रित दिए गए हैं इसमें आप नहीं पहचान पा रहे हो क्या एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, तो आप इन शब्दों का सहारा ले सकते हो जो आपको क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 12 लिंग भेद के कारण किसे रूपांतरण नहीं होता या किसमें रूपांतरण नहीं होता। जो लिंग भेद के कारण हम किसमें रूप नहीं बदल सकते, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए में सर्वनाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वनाम हमारा एक कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, अर्थात हम इसमें परिवर्तन तो कर देते हैं लेकिन किसका परिवर्तन नहीं होता, तो बताना। सर्वनाम में लिंग परिवर्तन नहीं होता। अगर वो वह लिखा है तो ये स्त्री के लिए भी वह आएगा और आपका स्त्रीलिंग भी होगा और आपका पुल्लिंग भी होगा। यदि हमने लिख दिया ये है तो ये इनका कुछ जेंडर चेंज नहीं होगा। उसके बाद लिख दो ये वे, तो जो दिए जाते हैं ना हमारे सर्वनाम, इसमें परिवर्तन नहीं होता। किस आधार पर, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतरण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, सर्वनाम में नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो दिया गया कारक ये तो हमारे अभिकारी ही होते हैं। कारक क्या होते हैं हमारे, अभिकारी होते हैं, इसमें तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता, न लिंग न वचन न कारक। संज्ञा हमारा क्या है, विकारी शब्द है, इसमें लिंग भी बदला जा सकता है, कारक भी, लिंग वचन कारक सब बदले जाते हैं। विशेषण भी क्या है, ये भी हमारा एक विकारी शब्द है, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, तो सर्वनाम के अंदर लिंग परिवर्तन नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, रिपीट क्वेश्चन है, हमारे पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है जो दिया गया है। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 में किसने प्रकाशित किया था। ये जो मानकीकरण प्रकाशित किया गया था जो देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी से संबंधित है, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है हिंदी सलाहकार समिति, हिंदी भाषा परिषद, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय या भारतीय हिंदी परिषद। किसके द्वारा हमारा 1983 में मानकीकरण प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय द्वारा यह जारी किया गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14, किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। एक तो निश्चित बताना है और ऊपर से क्या है
परिमाणवाचक, जिसमें वजन मात्रा, ठीक है, का बोध होता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, पहला ऑप्शन। कुछ आटा और मिलाओ, दूसरा ऑप्शन। कोई व्यक्ति आया है और उसके बाद उस पंखे को साफ करो। कौन सा होगा हमारा जिसमें हमने नाप तोल और वजन मात्रा का बोध किया है? कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो नाप तोल और वजन मात्रा का बोध किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। 1 एकड़ जमीन भी आ गई है और उसमें क्या बोल दिया? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है और क्या पूछा गया है? ये हमारा वाक्यांश क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें बताना है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या सही होगा? ऑप्शन दिया गया है पहले आगत पतिका, उसके बाद दूसरा दिया गया है प्रोषित पतिका। तो प्रोषित पतिका तो वह होती है जिसका पति विदेश गया हो, पति विदेश गया हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है प्रवत्स्य पतिका, जो दिया गया है प्रवत्स्य पतिका, इसका क्या अर्थ होता है तो बताना। पति विदेश जाने वाला हो, जिसका पति विदेश जाने वाला हो, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है निरर्थक, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इन ऑप्शनों के आधार से जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगत पतिका। जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है प्रोषित पतिका और उसके बाद प्रवत्स्य पतिका, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 और 16 में क्या दिया गया है? ये हमारा वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन है और इसमें क्या बताना आपको? शुद्ध वाक्य छांटना है। कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य होगा? पहला दिया गया राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसके बाद राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है। उसके बाद नेक्स्ट जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना होता है, ये तो वाक्य अधूरा है तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद मेरे से मत पूछो, ये हम बता चुका है, मेरे से, तेरे से, मेरे को, तेरे को ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखा अधूरा है। जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहाना होता है, कुछ तो सुहाना होता होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए या बी में होगा, कौन सा होगा? राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है या शक है, बताओ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, शक नहीं होगा, आशंका हमारा सही होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 और क्या पूछा गया है इसमें? महात्म्य शब्द पूछा है, ये क्या है? महात्म्य शब्द क्या है? क्या ये क्रिया है, क्या ये जातिवाचक है, क्या ये विशेषण है, क्या ये भाववाचक है? क्या होगा हमारा महात्म्य शब्द? तो बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को और क्या कहते हैं हम इसे? अदृश्य संज्ञा भी इसे बोला जाता है, अर्थात ऐसी संज्ञा जो दिखाई ना दे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें वर्तनी पूछ ली गई है। हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए और वर्तनी में क्या पूछा गया आपको बताना। प्रज्वलित कौन सा हमारा शुद्ध वर्तनी के आधार पर सही होगा? ए बी सी डी सब में यही लिखा है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है? तो याद रखना प्रज्वलित जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी शुद्ध होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, क्वेश्चन पूछा हमारे अलंकार से और क्या पूछा गया है? मुख सा चांद में कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन हमारे अलंकार से पूछा गया है। ऑप्शन दे दिए उपमा, रूपक, उल्लेख और प्रतीक। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमे और उपमान में आरोप लगाया जाता है, उल्लेख में उल्लेख किया जाता है किसी वस्तु को, उपमा में सा सी से की जैसे संभावना दर्शाई जाती है, और प्रतीक क्या होता है? ये हमारा प्रतीक होता है एक उल्टा अलंकार होता है। और उल्टा किसका होता है? तो ये हमारा उपमा का उल्टा होता है। तो उपमा का उल्टा क्या होता है? प्रतीक होता है। अब दोनों जो दिए गए हैं ये उल्टे होते हैं, किस आधार पर? जैसे देखो क्वेश्चन में लिखा गया है
मुख सा चांद, मुख सा मतलब चांद की बात हो रही है। देखो जो दिया गया है, चांद कैसा है? चांद है मुख के जैसा। कैसा है चांद? मुख के जैसा। तो इसमें जो तुलना की गई है, चांद की तुलना की गई है किससे? मुख से। अर्थात चांद को लज्जित कर दिया गया है। जबकि शुद्ध जो होने वाला था, ये शुद्ध होता चांद सा मुख। अगर ये होता चांद सा मुख तो ये हमारा शुद्ध वाक्य भी होता और हमारा जो अलंकार बनता उपमा अलंकार भी बन जाता। लेकिन होता क्या है प्रतीप में? प्रतीप में क्या है, उपमा का उल्टा होता है। इसमें बड़ी वस्तु को छोटी वस्तु के साथ लज्जित कर दिया जाता है, अर्थात बड़ी वस्तु को अपमानित कर दिया गया था, कर दिया जाता है। जैसे ऑप्शन में भी लिखा है मुख सा चांद, मुख के जैसा नहीं होता है चांद, चांद सा मुख होता है। ठीक है, तो उल्टा कर दिया गया है ये उपमा का। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ये जो चीजें समझाई है उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन नहीं करने होते, पूरा पढ़ना होता है क्या बोला गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है और ये क्या दिया गया है? तद्भव पूछा है और तद्भव किसका? काम का। काम का तद्भव बताना है, क्या होगा? तद्भव बताना है काम का क्या होगा। ये आपके लिए गिव अवे है। उम्मीद करता हूं, हो सकता है आपने अगर ये प्रीवियस पेपर में नहीं देखा होगा और ये नहीं करा होगा तो आप इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हो, लेकिन आप गलत करना मत। उम्मीद ये है कि आप सही करोगे। ठीक है, आपका जो भी परसेंटेज है वो पूरा 100% है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, गूगल करना नहीं है। आप इन आधारों पर बताना क्या आपका आंसर होगा। उसके बाद अगली क्लास में हम इसका सही आंसर बता देंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।